एक छोटी लड़की पहली बार अपनी माँ के साथ 5 सितारा होटल में खाना खाने आई। जब माँ खाने का ऑर्डर देने गई तो छोटी लड़की हाथ धोने के लिए वॉशरूम पहुंची। तभी टॉयलेट से निकलते हुए एक बड़ा बिजनेसमैन, सीईओ, जमींदार बियापॉन भी वहाँ आ गया। छोटी लड़की ने जैसे ही उसे देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वह आदमी उसके दोनों भाइयों की तरह बिल्कुल वैसा ही दिखता था। जिज्ञासावश लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसके बच्चे हैं। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर सीईओ के दिल में उस बच्चे के पिता के लिए ईर्ष्या हुई और उसने कहा कि उसके पिता बहुत किस्मत वाले होंगे। लेकिन तभी लड़की ने कहा उसका कोई पापा नहीं है। ये सुनकर सीईओ चौंक गया और उसने तुरंत रुमाल से बच्ची के हाथ साफ कर दिए। बच्ची की मासूमियत देखकर उसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कभी भी कोई जरूरत हो तो वह उसे संपर्क कर सकती है। सीईओ को इस समय तक यह नहीं पता था कि सामने खड़ी यह नन्ही बच्ची उसकी अपनी ही बेटी है। असल में 6 साल पहले लड़की की माँ को उसकी चालाक बहन ने नशा पिला दिया था ताकि कुछ गुंडे उसका शोषण कर सकें। लेकिन अफरा तफरी में वह औरत उन गुंडों से बचते हुए गलती से सीईओ के कमरे में पहुंच गई। सीईओ ने उसे देखा तो समझा कि वह दादाजी द्वारा तय की गई शादी की दुल्हन है। उसने उसका हाथ पकड़ा और एक कीमती अंगूठी पहनाकर यह वादा किया कि वह जिंदगी भर उसका साथ देगा। उसी रात दोनों का रिश्ता बन गया। लेकिन अगली सुबह जब वह औरत उठी तो सीईओ वहां से जा चुका था। घर लौटने पर उसकी सौतेली माँ ने उसे बदनाम कर बूढ़े दादाजी को मजबूर किया कि उसे घर से निकाल दिया जाए। 6 साल बीत गए। औरत ने कपड़े बेचने का छोटा स्टॉल लगाकर अपने तीनों बच्चों की परवरिश की। एक रात उसकी छोटी बेटी ने उसे जगाया और कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। घबराई माँ तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और डॉक्टर से विनती की कि किसी तरह उसकी बेटी को बचा लें। जब वह फीस जमा करने गई तो अचानक सामने से वही सीईओ आ गए। दोनों टकरा गए और औरत ने जल्दी से माफी मांगी। लेकिन सीईओ को उसमें एक अजीब सी पहचान महसूस। दरअसल सीईओ अस्पताल इसलिए आया था क्योंकि उसका दादाजी, जो 6 साल से कोमा में था, अचानक होश में आ गया था। मरने से पहले उसका अंतिम सपना यह था कि पोता आन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही असली बड़ी बेटी यह औरत थी जिसे 6 साल पहले गर्भवती होने पर घर से निकाल दिया गया था। उसकी जगह उसकी चालाक बहन ने उसका नाम और पहचान अपना ली थी। सीईओ ने अपने असिस्टेंट को कहा कि आन परिवार की बेटी से मुलाकात तय करो। अगली सुबह जब वह चालाक बहन से मिला और 6 साल पहले की रात का जिक्र किया तो उसे कुछ पता ही नहीं था। सीईओ समझ गया कि वह असली लड़की नहीं है। लेकिन दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने मजबूरी में उस चालाक बहन के साथ एक नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब वह चालाक लड़की इतराते हुए रेस्तरां से निकल रही थी तभी उसने देखा कि असली औरत अपने बच्चों के साथ वहीं मौजूद है। बात बात पर दोनों बहनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में वह चालाक लड़की केक पर गिर गई और बदहवास होकर औरत से लड़ने लगी। तभी औरत मुड़ते मुड़ते सीईओ की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिली। वही पुरानी पहचान और एहसास जाग उठा। लेकिन तुरंत दोनों ने खुद को अलग कर लिया। इस बीच चालाक लड़की ने झूठ बोलकर कहा कि औरत ने उसे मारा है। लेकिन सीईओ अब इतना भोला नहीं था। उसने गुस्से में चालाक लड़की को डांटते हुए कहा कि वह माँ बेटी से माफी मांगे। बेबस होकर वह गुस्से में वहां से चली गई। कुछ समय बाद दादाजी ने लोगों को भेजकर असली बेटी यानी औरत को वापस घर बुला लिया। 6 साल बाद वह पहली बार अपने मायके लौटी। दादाजी उसकी हालत देखकर रो पड़े और बोले, तुमने अकेले 3 बच्चों की इतनी मुश्किल से परवरिश की है, अब वापस यही रहो। लेकिन बाकी लोग इसका विरोध करने लगे। जब युवक कचरा फेंकने बाहर गया तो उसने गलती से कूड़ेदान में लाखों रुपये की कीमत वाली एक जेड पट्टिका देखी। उसने तुरंत जेड पट्टिका उठाई और उसे जमीन पर फेंक दिया। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। इसके बाद वह प्राचीन वस्तुओं के बाजार पहुंचा और दुकानदार से उसकी कीमत का अंदाजा लगाने को कहा। लेकिन दुकानदार ने युवक का सरल स्वभाव देखकर चुपके से असली जेड की जगह नकली जेड रख दिया और फिर दिखावा करने लगा। युवक को तुरंत एहसास हो गया कि दुकानदार ने उसकी असली पट्टिका बदल दी है। उसने तुरंत असली जेड पट्टिका वापस मांगी। यह सुनकर दुकानदार ने उपहास किया कि यह वही जेड पट्टिका है जो वह युवक लाया था। उसने सोचा था कि यह युवक, जिसका कोई इतिहास नहीं है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे जल्द ही अपने किए की कड़ी सजा मिलेगी। तभी गुस्से में वह युवक सीधे दरवाजे पर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। दुकानदार के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन वह युवक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने ऐलान किया कि वह इस लालची दुकान के अंदर छिपे काले सच को उजागर करेगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट में अगला भाग है। आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके बेटे के साथ उसी महंगे स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की दरअसल कचरे से भरे एक जर्जर घर में रहती है। उसे लगा कि जब लड़की के माता पिता उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो जरूर अमीर घराने से होंगे, लेकिन उसे ऐसी टूटी फूटी जगह में क्यों रखते हैं। तुरंत उसने सोचा कि यह लड़की पर अत्याचार है और गुस्से में उसने अपने सहायक को पुलिस बुलाने का आदेश दे दिया। तभी छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। असल में वह आदमी वहां लड़की को बचाने नहीं बल्कि उसकी मां को बचाने आया था। लेकिन जब उसने देखा कि ज्यादा खून बह जाने से बेहोश पड़ महिला जमीन पर पड़ी है तो वह डॉक्टर होते हुए भी ठिठक गया, क्योंकि सामने पड़ी औरत हूबहू उसकी 7 साल पहले मर चुकी पत्नी जैसी दिख रही थी। जबकि उसे पता नहीं था कि यही वही औरत है जिसे वह 7 साल से दिन रात याद करता आ रहा था। असल में 7 साल पहले जब उसकी पत्नी जुड़वा बच्चों लड़का और लड़की को जन्म देने वाली थी तब डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया। बेटे के जन्म के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की हालत नाजुक है और तुरंत खून चढ़ाना जरूरी है। लेकिन पत्नी भी खून की कमी से बेहोश थी। चूंकि दोनों ही पांडा ब्लड बहुत ही दुर्लभ रक्त समूह वाले थे और अस्पताल में खून उपलब्ध नहीं था, तभी निर्दयी ससुर ने आदेश दिया कि बहू का सारा खून निकालकर पोते को बचाया जाए। नतीजा ये हुआ कि बेटा तो बच गया, लेकिन महिला और उसके पेट में पल रही बच्ची मौत के कगार पर पहुंच गई। निर्दयी ससुर ने माँ बेटी को सुनसान जगह फेंक दिया। जब पति अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचा तो उसने सोचा कि माँ और बेटा दोनों सुरक्षित होंगे। लेकिन वहां उसे पत्नी की ठंडी लाश दिखी। पत्नी के हाथ में वही ताबीज हुशनफू था जिससे उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी पत्नी ही है। वह आखिरी बार पत्नी को देखना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने रोक दिया। इसके बाद पत्नी को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। महिला चमत्कारिक रूप से बच गई और उसी कचरे के ढेर में उसने बेटी को जन्म दिया। 7 साल बीत गए। खून की कमी की
वजह से महिला को कई दिक्कतें हो गई। वह याददाश्त खो बैठी और गूंगी भी हो गई। अब वह रोज कचरा बीन कर अपनी बेटी को पढ़ाती रही। फिर एक दिन पड़ोसी ने उसे बताया कि उसकी बेटी ने स्कूल में झगड़ा कर लिया है। महिला तुरंत स्कूल पहुंची और पता चला कि उसकी बेटी ने उस लड़के का बोतल उठा लिया था जिसे उसने कचरे के डिब्बे में फेंका था। इसी बात पर दोनों बच्चों में बहस हो गई थी। महिला ने तुरंत बेटी की ओर से लड़के से माफी मांग ली, लेकिन लड़का महिला से एक अजीब सी अपनापन भरी भावना महसूस करने लगा। तभी उसकी दादी, वही निर्दयी सास, स्कूल पहुंच गई और गुस्से में महिला को धक्का दे दिया। पर जैसे ही उसने महिला का चेहरा देखा, उसे लगा कि यह उसकी मरी हुई बहू जैसी ही दिख रही है। इसी बीच लड़के ने अपना घायल हाथ दिखाया। दादी ने गुस्से में महिला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और बोली, मारना है तो मुझे मारो, पर माँ को मत चोट पहुंचाओ। यहाँ तक कि अध्यापक भी महिला और लड़की के पक्ष में बोल पड़े। लेकिन दादी ने अपमान करते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान बोतलें उठाना भिखारियों का काम है और लड़की को स्कूल से निकाल देना चाहिए। महिला घुटनों पर बैठ गई और हाँ, उसकी बेटी को स्कूल से न निकाला जाए। फिर उसने छोटे लड़के से भी माफी मांगी। लड़के ने शर्त रखी कि अगर उसकी माँ सुपरमैन की तरह ऊंचाई से कूदे तो वह दादी को मनाकर लड़की को स्कूल से नहीं निकलवाएगा। बेटी ने बहुत समझाया, लेकिन माँ ने बिना सोचे ऊंचाई से छलांग लगा दी। सभी दंग रह गए। सौभाग्य से वह घास पर गिरी, इसलिए बच गई। लड़के को लगा कि काश उसकी भी माँ इतनी अच्छी होती। बाद में माँ ने बेटी से कहा कि वह सबको माफी मांग ले। लड़की ने वैसा ही किया। दादी को उनकी दयनीय हालत देखकर दया आ गई और उसने मामला आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उस गिरने से महिला को दिमागी चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब केवल शहर के अस्पताल के डीन युएनचांग ही उसे बचा सकते हैं। लड़की रोते हुए डॉक्टर से प्रार्थना करने लगी कि वह उसे डीन के पास ले जाए। जब डॉक्टर उसे डीन के पास ले गए तो कहा कि बाहर इंतजार करे। डीन ने जैसे ही केस देखा, तभी उसका बेटा दौड़कर आया और बोला कि उसका ताबीज खो गया है। डीन यानी वही पति तुरंत बेटे का ताबीज ढूंढने में लग गया और महिला का ऑपरेशन किसी और विशेषज्ञ को सौंप दिया। डॉक्टर ने लड़की को बताया तो उसने जिद पकड़ ली कि ऑपरेशन डीन ही करेंगे। वह सीधे उनके कमरे में घुस गई। छोटे लड़के ने देखा तो गुस्से में समझा कि लड़की फिर परेशान करने आई है। दादी ने भी कहा कि यही लड़की उसके पोते से लड़ाई कर चुकी है। डॉक्टर ने समझाया कि यही लड़की उस गंभीर बीमार महिला की बेटी है। तभी बेटे ने लड़की को धक्का दिया और तभी लड़की का ताबीज जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने देखा कि यह उसके अपने ताबीज जैसा ही है। उसने तुरंत आरोप लगाया कि लड़की ने उसका ताबीज चुरा लिया है। लड़की ने सफाई दी कि यह उसकी माँ ने दिया है। दादी ने झूठा कहकर डांट दिया। डीन पति ने कहा कि अगर माँ का इलाज कराना चाहती हो तो सच बोलो। मजबूरी में लड़की ने झूठ मान लिया कि उसने ही ताबीज चुराया है और गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ को बचाने की भीख मांगी। डीन मान गया और महिला को देखने जाने लगा। इधर दादी पोते को लेकर घर पहुंची तो नौकरानी ने उसका असली ताबीज भी ला दिया। अब दोनों के पास बिल्कुल एक जैसे ताबीज थे। दादी स्तब्ध रह गई क्योंकि 7 साल पहले महिला ने 4 ताबीज बनाए थे। परिवार के हर सदस्य के लिए एक। अब शक गहराने लगा कि यह लड़की ही उसकी असली पोती है। उधर डीन जब लड़की के घर पहुंचा तो वहां के गंदे हालात देखकर चौंक गया और महिला को गैर जिम्मेदार ठहराने लगा कि उसने बेटी को ऐसी हालत में रखा, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही महिला उसकी अपनी पत्नी है। लड़की उसे घर के अंदर ले गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। आदमी को लगा लड़की झूठ बोल रही है और वह जाने लगा। लड़की ने रोकने की कोशिश की, तभी आंगन से आवाज आई और लड़की तुरंत माँ को ढूंढने भागी। आदमी जाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ और बेटा आ पहुंचे। बेटे ने बताया कि उसका ताबीज घर पर ही पड़ा था, लेकिन जब आदमी ने देखा कि दोनों ताबीज एक जैसे हैं तो अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। अमित हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी सान्या जिस मिनसुख गेस्ट हाउस का रास्ता दिखा रही थी वो किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सांपों के पहाड़ पर था। कार का शीशा नीचे था, तभी एक सफेद सांप धीरे से ऊपर चढ़ाया। पर हैरानी की बात यह थी कि सान्या, जो आमतौर पर बहुत डरपोक थी, जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने अमित को शांत करते हुए कहा, डरने की क्या बात है, यहाँ की तो इकोलॉजी बहुत अच्छी है। अमित थोड़ा असहज तो हुआ, लेकिन पत्नी पर भरोसा करते हुए उसके साथ गेस्ट हाउस तक गया। वहाँ पहुंचते ही सान्या ने उसे एक अजीब सी शराब पिला दी। थोड़ी ही देर में अमित को चक्कर आने लगे। वो समझा कि शायद आज उनकी सुहागरात का वक्त है, लेकिन तभी सान्या ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, जब तक मैं न कहूँ इसे मत उतारना। अमित ने उसकी बात मानी, पर जब उसने पत्नी को गले लगाया तो उसे एक अजीब सी ठंडक और सरकने जैसा एहसास हुआ। 6 महीने पहले की बात थी। एक बरसाती रात में अमित को सड़क किनारे एक घायल और अकेली लड़की मिली थी। उसने बताया कि उसका कोई घर नहीं है। अमित को उस पर दया आई और वो उसे अपने घर ले आया। कुछ महीनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। रिश्तेदार सब चकित थे। अरे, अमित जैसे आम लड़के को इतनी सुंदर औरत कैसे मिल गई। कुछ महीने बाद जब सान्या दफ्तर में अमित को खाना देने आई तो उसके नाजुक और आकर्षक हाव भाव देखकर उसके साथी भी दंग रह गए। एक नया सहकर्मी रोहित उसे जाते हुए देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही सान्या चली गई, रोहित का चेहरा बदल गया। वो धीरे से बोला, भाई तेरे घर में सांप तो नहीं पाले? अमित हैरान, क्या? रोहित ने कहा, हमारे घर में पीढ़ियों से सांप पाले जाते हैं, उनकी गंध मैं पहचान सकता हूँ। तेरी पत्नी के पास वही गंध थी। अमित ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है तू, वो इतनी प्यारी मासूम औरत है। रोहित ने गंभीरता से कहा, अगर सच जानना है तो आज ही घर जाकर देख लेना। अभी सांपों के केचुल छोड़ने का मौसम है। अगर घर में सांप है तो जरूर सांप की केचुल मिलेगी। अमित को यह सब बकवास लगा, पर जब वो घर लौटा तो सान्या नहा रही थी। उसने जमीन पर पड़ी साड़ी उठाई, अंदर से पूरी की पूरी सांप की केचुल निकली। वो डर के मारे वहीं बैठ गया। सान्या बाहर आई और जब उसने देखा कि अमित कुछ पूछना चाहता है तो वह डर का अभिनय करते हुए बोली, कहीं घर में सांप तो नहीं घुस गया? अमित ने उसे गले लगाया। डर मत, कल मैं पूरा घर देख लूंगा। वो सोचने लगा, इतनी प्यारी औरत सांप कैसे हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में उसे सोसाइटी ऑफिसर का फोन आया, हमने आपके घर के नीचे जांच की है, आपके बेडरूम के नीचे सांपों का घोंसला मिला है, सैकड़ों छोटे सांप। अमित के हाथ कांप गए। रोहित ने कहा, जहाँ सैकड़ों छोटे सांप हो वहाँ एक बड़ी मादा सांप जरूर होती है, शायद वो अब अजगर बन चुकी है। अमित ने झल्ला कर कहा, बस कर, पागल मत बना मुझे। रोहित ने गंभीर स्वर में, क्या तुम दोनों ने शादी के बाद कभी पति पत्नी का रिश्ता निभाया? अमित चुप हो गया। उसे याद आया कि सान्या हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। रोहित ने कहा, क्योंकि वो अभी आधा इंसान आधी नागिन है। 3 दिन बाद वो पूरी तरह अपनी नागिन रूप में लौटेगी। उस रात वो तुम्हारे साथ संबंध बनाएगी और तुम मर जाओगे।
उसने अमित को एक लकड़ी का डिब्बा दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना, सही समय पर ये तुम्हारी जान बचाएगा। 3 दिन बाद सान्या ने कहा, हम 3 दिन बाद यांगशो पर्वत चलेंगे। मेरी सहेली का गेस्ट हाउस वहीं है। अमित ने पूछा, तुम्हारी कोई सहेली है? कभी बताया तो नहीं? सान्या मुस्कुराई। अब बताती हूँ ना। अमित ने मोबाइल पर जगह देखी। वो जगह सांपों का पहाड़ थी, लेकिन वो मना न कर सका। रास्ते में एक सफेद सांप कार के शीशे पर चढ़ आया। अमित डर गया और बोला, चलो वापस चलते हैं। सान्या शांत स्वर में बोली, डर मत, इसका मतलब है यहाँ का वातावरण अच्छा है। अमित को पत्नी पर शक तो हुआ, लेकिन उसने रोहित का डिब्बा कसकर पकड़ लिया। गेस्ट हाउस पहुंचने पर सान्या की सहेली रीना बड़ी गर्मजोशी से मिली। वो बोली, तुम दोनों के लिए मैंने खास तैयारी की है। वो सीप और जड़ी बूटी की शराब लेकर आई। रीना और सान्या ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। अमित ने पूछा, ये शराब कैसी है? रीना बोली, सब अच्छी चीजें हैं, बस पी लो। अमित ने बिना सोचे सब पी लिया। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे। सान्या ने उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, फिर बोली, आराम करो। अमित ने मुस्कुराते हुए सोचा, कैसी बेवकूफी थी मेरी कि मैंने इसे नागिन समझा। उसने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे पास खींचा, लेकिन तभी सान्या ने उसे दूर किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बोली, इसे मत हटाना। अमित ने कहा, ठीक है। फिर उसने उसे गले लगाया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसका बदन ठंडा, चिपचिपा और सरकता हुआ हो गया है। रीमा जानती थी कि उसके दोनों बच्चे, बेटा आरवन और बेटी अनुष्का, उसके हाथों से बना केक बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बार रीमा ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ केक कूड़ेदान में फेंक दिया। यह देखकर आरव और अनुष्का गुस्से से कूड़ेदान को लात मारते हुए चिल्ला उठे, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। पर रीमा ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, अब से मैं भी तुम्हारी मां नहीं। ये सुनकर अनुष्का के अंदर की नफरत और बढ़ गई। उसने जानबूझकर सीढ़ियों पर एक खिलौना बॉल फेंक दी, जिससे रीमा का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़ी। पर दोनों बच्चे उसकी मदद करने के बजाय ये कहने लगे कि खुद ही गिर गई हो, इसमें हमारी क्या गलती। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी? दरअसल पिछले जन्म में रीमा ने इस घर के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसके पति विक्रम के दिल में सिर्फ उसकी प्रेमिका नेहा थी। रीमा तो बस एक समझौते की पत्नी थी। विक्रम की नजर में उसका कोई महत्व नहीं था। नेहा चालाक और खूबसूरत थी और उसने धीरे धीरे बच्चों के मन में जहर घोल दिया था। आरव और अनुष्का दोनों हर बार रीमा के बनाए खाने को नापसंद करते और कहते, हमें नेहा आंटी चाहिए, वही हमारी असली माँ है। रीमा सोचती थी कि एक दिन उसकी मेहनत और प्यार से सबका दिल बदल जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। उसके जन्मदिन की रात उसने विक्रम को फोन किया, आज घर जल्दी आ जाओ, साथ में केक काटते हैं। पर फोन पर जो आवाज आई उसने रीमा को तोड़ दिया। विक्रम और दोनों बच्चे नेहा के साथ विदेश यात्रा पर निकले थे। टूटे दिल के साथ रीमा अंधेरे कमरे में बैठी थी। तभी ऊपर की झूमर की लाइट टूटकर सीधे उसके सिर पर गिर गई। आखिरी सांस से पहले उसने कहा, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं इन सब बेदर्द लोगों के लिए कभी नहीं जीऊंगी। और तभी समय पलट गया। रीमा जागी तो खुद को वो 22 साल की उम्र में पाया। वो वही दिन था जब उसकी शादी को कुछ साल हुए थे। इस बार उसने ठान लिया, अब वह सब कुछ अपने हिसाब से करेगी। वह नेहा के पास गई और कहा, यह तलाक के कागजात हैं, बच्चों को भी तुम रख लो, बस विक्रम से इस पर साइन करवा दो। 5 दिन बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नेहा पहले तो हैरान हुई, फिर मन ही मन खुश हो गई। उसे तो हमेशा से ही रीमा की जगह चाहिए थी। नेहा ने तुरंत विक्रम को फोन किया और कहा, जान, मुझे एक नया घर पसंद आया है, लेकिन थोड़े पैसे कम है। विक्रम, जो नेहा की हर बात पर यकीन करता था, बिना कुछ सोचे तलाक के कागज पर साइन कर देता है। बच्चे भी नेहा से लिपट कर कहते हैं, मम्मा हम आपके साथ रहेंगे। रीमा का दिल जैसे चाकू से कटा, लेकिन वो चुप रही। वो घर लौट आई और अपना सामान समेटने लगी। तभी विक्रम और बच्चे घर आ गए। बच्चे अब भी उसे दोष दे रहे थे, तुम हमें नेहा आंटी से दूर क्यों रखती हो? रीमा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो नेहा को यहाँ बुला लो। बच्चे खुश होकर विक्रम को कहते हैं, पापा आंटी को घर बुलाओ। विक्रम तुरंत नेहा को लेकर घर आ जाता है। नेहा आते ही रीमा के सामने अपनी विजय का प्रदर्शन करने लगती है। वो घर का सारा फर्नीचर बदलवाती है, रीमा के सजाए हुए कमरे को नया बनवाती है और यहाँ तक कि बेटी अनुष्का से कहती है, ये तुम्हारी माँ का पुराना कुशन फेंक दो, मैं नया लाऊं। रीमा बस देखती रही, एक चुप टूटी हुई माँ। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि बच्चे अस्पताल में हैं। केक खाने से एलर्जी हो गई। रीमा दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, पर वहाँ उसका स्वागत गालियों से हुआ। विक्रम चिल्लाया, तुमने हमारे बच्चों को आम वाला केक क्यों खिलाया? रीमा हैरान थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चों ने भी झूठ बोला, हाँ मम्मा ने ही खिलाया था। विक्रम गुस्से में आकर 2 बॉडीगार्ड से बोला, इसे सजा दो। उन्होंने जबरदस्ती रीमा के मुंह में आम का जूस डाल दिया, जबकि वो खुद आम से एलर्जिक थी। वो बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर उसने सुना, नेहा खुद मान रही थी कि उसने बच्चों को वो केक खिलाया था, लेकिन विक्रम ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। रीमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया और विदेश जाने का टिकट खरीद लिया। 5 दिन बाद की फ्लाइट। 15 दिन बाद बच्चे फिर से उसके पास आए। उन्होंने कहा, मम्मा हमें आपका बनाया केक खाना है। रीमा ने बिना कुछ बोले केक को उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। बच्चे चौंक गए। गुस्से में उन्होंने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी, हम तुमसे अब कभी बात नहीं करेंगे। रीमा बोली, ठीक है, मुझे भी अब किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। अनुष्का ने फिर सीढ़ियों पर खिलौना फेंका। रीमा गिर गई। बच्चे हंसते हुए चले गए। कुछ देर बाद विक्रम आया और अनुष्का ने फिर से झूठ बोला, मम्मा ने खुद को गिराया ताकि हमें दोषी ठहराए। रीमा बोली, अब ये घर, ये बच्चे सब तुम्हारे हैं विक्रम, मैं चली जाऊंगी। विक्रम को लगा वो गुस्से में है। नेहा झूठी मुस्कान के साथ बोली, छोड़िए, कुछ दिनों में अनुष्का का बर्थडे है, सब ठीक हो जाएगा। पर उस रात रीमा ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए नहीं। अनुष्का के जन्मदिन पर सब लोग, विक्रम, नेहा और बच्चे खुश थे, एक परिवार की तरह। रीमा दूर से देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खामोशी ही नेहा के लिए सबसे बड़ा सबक बनेगी। आते ही रीमा के सामने अपनी विजय का प्रदर्शन करने लगती है। वो घर का सारा फर्नीचर बदलवाती है, रीमा के सजाए हुए कमरे को नया बनवाती है और यहाँ तक कि बेटी अनुष्का से कहती है, ये तुम्हारी माँ का पुराना कुशन फेंक दो, मैं नया लाऊं। रीमा बस देखती रही, एक चुप टूटी हुई माँ। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि बच्चे अस्पताल में हैं। केक खाने से एलर्जी हो गई। रीमा दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, पर वहाँ उसका स्वागत गालियों से हुआ। विक्रम चिल्लाया, तुमने हमारे बच्चों को आम वाला केक क्यों खिलाया? रीमा हैरान थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चों ने भी झूठ बोला, हाँ मम्मा ने ही खिलाया था। विक्रम गुस्से में आकर 2 बॉडीगार्ड से बोला, इसे सजा दो। उन्होंने जबरदस्ती रीमा के मुंह में आम का जूस डाल दिया, जबकि वो खुद
खुद आम से एलर्जिक थी। वो बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर उसने सुना नेहा खुद मान रही थी कि उसने बच्चों को वो केक खिलाया था, लेकिन विक्रम ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। रीमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया और विदेश जाने का टिकट खरीद लिया। 5 दिन बाद की फ्लाइट। 15 दिन बाद बच्चे फिर से उसके पास आए। उन्होंने कहा, मम्मा हमें आपका बनाया केक खाना है। रीमा ने बिना कुछ बोले केक को उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। बच्चे चौंक गए। गुस्से में उन्होंने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। हम तुमसे अब कभी बात नहीं करेंगे। रीमा बोली, ठीक है, मुझे भी अब किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। अनुष्का ने फिर सीढ़ियों पर खिलौना फेंका। रीमा गिर गई। बच्चे हंसते हुए चले गए। कुछ देर बाद विक्रम आया और अनुष्का ने फिर से झूठ बोला। मम्मा ने खुद को गिराया ताकि हमें दोषी ठहराए। रीमा बोली, अब ये घर, ये बच्चे सब तुम्हारे हैं विक्रम, मैं चली जाऊंगी। विक्रम को लगा वो गुस्से में है। नेहा झूठी मुस्कान के साथ बोली, छोड़िए, कुछ दिनों में अनुष्का का बर्थडे है, सब ठीक हो जाएगा। पर उस रात रीमा ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया। अब वो किसी के लिए नहीं। अनुष्का के जन्मदिन पर सब लोग, विक्रम, नेहा और बच्चे खुश थे, एक परिवार की तरह। रीमा दूर से देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खामोशी ही नेहा के लिए सबसे बड़ा सबक बनेगी। अनाया बस चाहती थी कि मरने से पहले अर्जुन उसके साथ एक बार फेरिस व्हील मौज मस्ती वाला झूला पर बैठे, मगर अर्जुन हमेशा की तरह अपनी मर्जी से चला। वो रिया के साथ बैठ गया। अनाया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो समझ चुकी थी कि अब चाहे उसके पास जिंदगी के कुछ ही दिन क्यों न बचे हों, फिर भी अर्जुन कभी उससे प्यार नहीं करेगा। वो और अर्जुन के बचपन के दोस्त तक पर थे, और जब रिया अचानक उनकी जिंदगी से चली गई थी तभी दोनों की शादी तय हुई थी। मगर अर्जुन को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं था। वो इसे सिर्फ एक पारिवारिक समझौता मानता था। शादी के दिन ही उसने अनाया को सबके सामने बेइज्जत कर दिया, यहाँ तक कि मजाक उड़ाने के लिए उसे मुर्गे के साथ जयमालन करने को कहा। शादी के बाद भी उसने हदें पार कर दी। हर रात किसी और औरत को घर लाता और अनाया हर बार चुप रह जाती। वो सोचती थी शायद एक दिन अर्जुन मुझसे भी प्यार करने लगेगा। मगर जब डॉक्टर ने कहा कि अनाया को लिवर कैंसर है और उसके पास बस एक महीना आपसे, तो अनाया को एहसास हुआ अब और इंतजार बेकार है। उसने सोचा अब मैं आखिरी दिन ऐसे गुजारूंगी कि कोई अफसोस न रह जाए। इसलिए उसने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मेरी 5 ख्वाहिशें पूरी करो। पहली ख्वाहिश, अर्जुन को उसके साथ एक नीलामी ऑक्शन गेम में जाना था। अनाया को बस उसकी मौजूदगी चाहिए थी, कुछ और नहीं। मगर जब अर्जुन ने उसका हाथ थामा और उसकी पसंद की चीज को ऊंची बोली लगाकर खरीदा तो अनाया के दिल में एक हल्की उम्मीद जगी। पर अगले ही पल अर्जुन ने सबके सामने कहा, वो चीज रिया को भेज दो, और अनाया हंसी का पात्र बन गई। शर्मिंदा होकर वो वहां से चली गई। घर लौटने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि अनाया का सामान और उसकी शादी की अंगूठियां दोनों गायब थे। उसने फोन किया मगर अनाया ने कॉल नहीं उठाई। अर्जुन ने सोचा फिर से उसका नाटक शुरू। उसे नहीं पता था कि अनाया उस समय अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। दूसरी ख्वाहिश, कुछ दिन बाद अनाया ने अर्जुन से कहा, मुझे क्लाउड सिटी यूनिवर्सिटी जाना है, तुम साथ चलो। अर्जुन ने हाँ कहा, मगर आधे रास्ते में रिया का फोन आते ही वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब अनाया वापस लौटी तो देखा अर्जुन के साथ रिया हंस रही थी। अर्जुन ने गुस्से में उसका बैग सूटकेस फेंक दिया और कहा, तुम ही थी जिसने मुझे धोखा दिया। फिर रिया की तरफ मुड़कर बोला, क्या खाना चाहती हो, और प्यार से उसे बाहर ले गया। अनाया ने गुस्से में जाकर रिया को एक थप्पड़ मार दिया, मगर अर्जुन ने पलटकर अनाया को भी थप्पड़ मार दिया। तीसरी ख्वाहिश, अनाया ने कहा, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं रुके तो तलाक रद्द समझो। अर्जुन रुक गया, लेकिन चेतावनी दी, रिया से दूर रहना वरना तुम्हारा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसने रिया को फोन कर प्यार से मनाया और फिर अनाया की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मर जाओ, मैं सबको दावत दूंगा। अनाया मुस्कुरा दी। उसने तो आदत डाली थी इन बातों की। चौथी ख्वाहिश, वो चाहती थी अर्जुन उसे मनोरंजन पार्क हम ले जाए। कैंसर की दवा से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। वो नकली बालों वाला विग पहनकर पहुंची। अर्जुन ने कुछ नोटिस नहीं किया, बस इतना बोला, आजकल तूने अपने बाल कटवा दिए क्या। फिर भी उसे नजरअंदाज कर रिया से फोन पर बातें करता रहा। जब अनाया ने कहा, चलो झूला फेरिस व्हील बैठते हैं, तो अर्जुन ने कहा, तुम कितनी बचकानी हो। मगर जैसे ही उसने देखा रिया भी उसी झूले में बैठी है तो वो तुरंत उसके साथ चला गया। वो झूले में रिया के साथ हंस रहा था, पर तभी नीचे झांककर उसने देखा कि अनाया अकेली बैठी है और रो रही है। उसे एक पल को दर्द हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया और फिर से रिया का हाथ थाम लिया। कुछ घंटे बाद अनाया बेहोश होकर गिर गई। किसी अजनबी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वो 3 दिन तक कोमा में रही। 5वीं और आखिरी ख्वाहिश, होश आने पर उसने सुना तलाक की मियाद अभी खत्म नहीं हुई, तो उसने अर्जुन को मैसेज भेजा, मैं चाहती हूँ तुम आखिरी बार मेरे लिए खाना बनाओ। अर्जुन ने पहले मना किया, रिया बीमार है, 2 दिन बाद करेंगे, मगर फिर मान गया। वो दोनों साथ में बाजार गए। एक छोटा बच्चा अचानक दौड़ता हुआ अनाया से टकराया। अर्जुन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल अनाया को लगा शायद वो मुझसे सच में प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को छुड़ा लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर अर्जुन ने बहुत सारे पकवान बनाए। अनाया बोली, इतना सारा खाना कौन खाएगा। अर्जुन ने कहा, एक और आएगा। और तभी रिया वही अंदर आई, अपने घर जैसी सहजता से चप्पल बदली और हंसते हुए बोली, वाह अर्जुन, आज तो पूरा भोज बना दिया। अनाया उठने लगी, मगर रिया ने उसका विग खींच लिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। उसका लगंजा सिरौन सबके सामने था। कहानी यहीं रुक जाती है, पर अर्जुन के चेहरे की हवाएं सब कुछ कह रही थी। उसने पहली बार अनाया को सच में देखा था। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग औरत को एक अनचाहा छोड़ा हुआ बच्चा मिलता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की गर्दन में लाखों की कीमत वाला जेड का लॉकेट है। क्योंकि उसे अभी अभी शहर से उसके बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था और वह देखती है कि यह बच्चा भी किसी ने त्याग दिया है, तो उसका दिल पिघल जाता है। वह फैसला करती है कि इस बच्चे को गांव ले जाकर अपने पोते की तरह पालेगी। पलक झपकते ही 5 साल बीत जाते हैं। बुजुर्ग औरत का बाड़ इकट्ठा करके उस छोटे लड़के को पालती है। लड़का भी बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। वह न तो बुजुर्ग औरत को बोझ समझता है, बल्कि अपने सहपाठियों से साफ साफ कहता है कि यह बुजुर्ग औरत ही उसकी दादी है। वह सहपाठियों से कहता है कि जो भी पेय पीकर बोतलें बचे वे दादी को दे दिया करें। लेकिन एक दिन कबाड़ उठाकर घर लौटे समय छोटा लड़का अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को जन्मजात आनुवंशिक बीमारी, उसे बचाना है तो लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना ही होगा। और बुजुर्ग औरत का लीवर उससे पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसकी उम्र में ऐसा ऑपरेशन करवाना बेहद जोखिम भरा है और बाद में ठीक होने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी होगी। पर बुजुर्ग औरत तो इन सालों में लड़के को अपना असली पोता मानने लगी थी। वह ऑपरेशन का पैसा जुटाने के लिए अपना गाँव का घर तक बेच देती है। डॉक्टर भी अफसोस करते हैं, आखिरकार ये लड़का तो उसे सड़क से मिला था, हो सकता है इसी बीमारी की वजह
जैसे उसके असली माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो। उधर दूसरी ओर शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी अपने बेटे की तस्वीर देखकर आंसू बहा रही होती है। सालों पहले दुश्मनों ने उनके परिवार पर हमला किया था और तभी उनके बेटे को छीनकर कहीं फेंक दिया गया था। इतने वर्षों से वे लगातार बेटे की तलाश में हैं और विश्वास रखते हैं कि उनका बेटा जिंदा है। उधर बुजुर्ग औरत और छोटा लड़का ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं। वह बुजुर्ग औरत अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचाना चाहती है। इस बीच अमीर परिवार को भी खबर मिल जाती है। सौभाग्य से ऑपरेशन बहुत सफल होता है और बुजुर्ग औरत भी होश में आ जाती है। लेकिन जब वह डॉक्टर को कार्ड देकर रिकवरी पीरियड के खर्चों का भुगतान करने जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसका कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। उसकी सारी जमा पूंजी उसी कार्ड में थी। वह डॉक्टर से दोबारा जांच करने को कहती है। तभी उसका बेटा और बहू अस्पताल के कमरे में आ जाते हैं। पहले तो उसे लगा कि वे उसे देखने आए हैं, लेकिन बहू गुस्से में कहती है। इसी बीच बेटे बहू के घर में बहू नौकरानी को डांट रही होती है कि उसने अभी तक QR कोड स्कैन नहीं किया। औरत तो बस श्मशान गृह में किसी मृतदेह का मेकअप करने आई थी, लेकिन अचानक ताबूत के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। उस पर लाश की दोनों आंखें भी खुल गईं और उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह विरोध न करे। इसके बाद दोनों ने ताबूत में ही एक रात गुजारी, पर अगली सुबह लड़की श्मशान के दरवाजे पर बैठी जागी। उसका सिर भारी था। दिमाग में रात के कुछ धुंधले दृश्य घूम रहे थे, लेकिन उसे लगा कि यह सब शायद एक सपना था। वह इस सोच पर खुद ही हैरान हो रही थी कि तभी एक मध्यम आयु दंपत्ति उसे ढूंढते हुए आए। उन्होंने आते ही कहा कि यही उनकी बिछड़ी हुई बेटी है। मर्द ने उसे एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में बच्ची के चेहरे पर वही निशान था जो इस लड़की के चेहरे पर है। लड़की भावुक होकर मां को गले लगा लेती है, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके माता पिता पहले से ही जानते थे कि वह जिंदा है। वे अब सिर्फ इसलिए उसे ढूंढने आए थे क्योंकि उन्हें उससे एक काम निकलवाना था। असल में सुपरिवार और शेन परिवार ने बहुत साल पहले बच्चों की शादी तय की थी। सुपरिवार की 2 बेटियां और शेन परिवार के 2 बेटे, लेकिन शेन परिवार का बड़ा बेटा एक हादसे में मर गया। फिर भी शादी का वादा बदला नहीं जा सकता था। दूसरी ओर लड़कियों की छोटी बहन शेन परिवार के दूसरे बेटे से प्यार करती थी, इसलिए वे चाहते थे कि यह लड़की अपनी बहन की जगह उस मृत बड़े बेटे से शादी करे। लड़की ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर भी मान गई क्योंकि वह बचपन से अनाथालय में पली थी और माता पिता का प्यार पाने को तरसती थी। माता पिता के साथ रह पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन अंदर ही अंदर उससे घृणा करती थी क्योंकि यह लड़की बचपन में खोई नहीं थी, बल्कि माता पिता ने खुद उसे छोड़ दिया था, उसके चेहरे के निशान को अशुभ मानकर। अगर उन्हें उसकी जरूरत न होती तो वे कभी उसे ढूंढने नहीं आते, पर उन्हें पता नहीं था कि शेन परिवार का बड़ा बेटा असल में मरा ही नहीं था। कुछ दिन बाद लड़की डरते डरते शेन परिवार पहुंची। अच्छी बात यह थी कि बूढ़ी दादी उसके निशान से बिल्कुल परेशान नहीं हुई और उसे बहुत पसंद किया, लेकिन छोटी बहन जो दूसरे बेटे की पत्नी थी अनाथालय में पली इस बड़ी बहन को सह नहीं पाती थी। मिलते ही ताने मारने लगी। लड़की कारण समझ नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती सास ने उसे थप्पड़ मार दिया, कहते हुए इस घर में एक विधवा की कोई आवाज नहीं होती। तभी बड़ा बेटा अचानक सामने आ गया। औरत तो बस श्मशान गृह में किसी मृतदेह का मेकअप करने आई थी, लेकिन अचानक ताबूत के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। उस पर लाश की दोनों आंखें भी खुल गईं और उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह विरोध न करे। इसके बाद दोनों ने ताबूत में ही एक रात गुजारी, पर अगली सुबह लड़की श्मशान के दरवाजे पर बैठी जागी। उसका सिर भारी था। दिमाग में रात के कुछ धुंधले दृश्य घूम रहे थे, लेकिन उसे लगा कि यह सब शायद एक सपना था। वह इस सोच पर खुद ही हैरान हो रही थी कि तभी एक मध्यम आयु दंपत्ति उसे ढूंढते हुए आए। उन्होंने आते ही कहा कि यही उनकी बिछड़ी हुई बेटी है। मर्द ने उसे एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में बच्ची के चेहरे पर वही निशान था जो इस लड़की के चेहरे पर है। लड़की भावुक होकर मां को गले लगा लेती है, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके माता पिता पहले से ही जानते थे कि वह जिंदा है। वे अब सिर्फ इसलिए उसे ढूंढने आए थे क्योंकि उन्हें उससे एक काम निकलवाना था। असल में सुपरिवार और शेन परिवार ने बहुत साल पहले बच्चों की शादी तय की थी। सुपरिवार की 2 बेटियां और शेन परिवार के 2 बेटे, लेकिन शेन परिवार का बड़ा बेटा एक हादसे में मर गया। फिर भी शादी का वादा बदला नहीं जा सकता था। दूसरी ओर लड़कियों की छोटी बहन शेन परिवार के दूसरे बेटे से प्यार करती थी, इसलिए वे चाहते थे कि यह लड़की अपनी बहन की जगह उस मृत बड़े बेटे से शादी करे। लड़की ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर भी मान गई क्योंकि वह बचपन से अनाथालय में पली थी और माता पिता का प्यार पाने को तरसती थी। माता पिता के साथ रह पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन अंदर ही अंदर उससे घृणा करती थी क्योंकि यह लड़की बचपन में खोई नहीं थी, बल्कि माता पिता ने खुद उसे छोड़ दिया था, उसके चेहरे के निशान को अशुभ मानकर। अगर उन्हें उसकी जरूरत न होती तो वे कभी उसे ढूंढने नहीं आते, पर उन्हें पता नहीं था कि शेन परिवार का बड़ा बेटा असल में मरा ही नहीं था। कुछ दिन बाद लड़की डरते डरते शेन परिवार पहुंची। अच्छी बात यह थी कि बूढ़ी दादी उसके निशान से बिल्कुल परेशान नहीं हुई और उसे बहुत पसंद किया, लेकिन छोटी बहन जो दूसरे बेटे की पत्नी थी अनाथालय में पली इस बड़ी बहन को सह नहीं पाती थी। मिलते ही ताने मारने लगी। लड़की कारण समझ नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती सास ने उसे थप्पड़ मार दिया, कहते हुए इस घर में एक विधवा की कोई आवाज नहीं होती। तभी बड़ा बेटा अचानक सामने आ गया। उसे देखकर दूसरा बेटा डर गया क्योंकि भाई को जहर वही देता था। बड़ा बेटा सिर्फ दिखावे के लिए मरा था ताकि घर के गद्दारों को पकड़ सके और कंपनी का नियंत्रण सौतेली माँ से वापस ले सके। उसकी योजना में बस एक चीज शामिल नहीं थी, एक पत्नी का अचानक उसकी जिंदगी में आ जाना। लड़की को लगा कि बड़ा बेटा उसके रूप रंग को लेकर उसे नापसंद करेगा, लेकिन उसने कहा कि वह उससे बेहद खुश है। वह तो उसे शेन परिवार की गृह स्वामिनी की पहचान देने वाली कंगन भी देने लगा। सौतेली माँ और उसका बेटा बहू इसका विरोध करते रहे, कहते कि एक अनाथालय में पली बदसूरत लड़की इस घर की मालकिन बनने लायक नहीं। बड़े बेटे ने जवाब में उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रात को खाने में दादी ने घोषणा की जो पोता पहले उसे परपोता दे देगा वही परिवार का अगला मुखिया होगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़की को अचानक उल्टी जैसा लगा। दादी ने उसकी नाड़ी पकड़ी और तुरंत समझ गई लड़की गर्भवती है। सब दंग रह गए। उस दिन लड़की और बड़े बेटे की पहली बार मुलाकात हुई थी। ये बच्चा कैसे हो सकता है? लड़की खुद भी हैरान थी। सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसे किसी और से बच्चा हुआ है। दूसरे बेटे ने भी झूठ फैलाया कि वह चरित्रहीन है। छोटी बहन ने भी कहा कि वह इतने पुरुषों के साथ घूमती होगी कि उसे पता भी नहीं बच्चे का बाप कौन है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। क्रोधित दादी ने तुरंत विवाह तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया। वह हर हाल में शादी रखना चाहता था। दादी मजबूर हो गई, लेकिन साफ कहा जो असली शेन परिवार का वारिस पैदा करेगा आगे वही इस घर का मालिक होगा। 8 महीने बीत गए। सौतेली माँ ने एक दिन देखा कि लड़की के पेट पर जो निशान है वह ड्रैगन ब्लड मार्क है जो सिर्फ शेन परिवार की संतान में होता है। उसे पता चल गया कि बच्चा वास्तव
वास्तव में बड़े बेटे का है। वह तुरंत जांच करवाती है और श्मशान वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो हाथ लग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा सचमुच बड़े बेटे का है। लेकिन अगर ये बात दादी को पता चल गई तो उसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर योजना बनाई। लड़की और उसके बच्चे को मार देना होगा। वे दादी के पास पहुंचते हैं और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वीडियो पहले से एडिट किया हुआ था। दादी को सिर्फ इतना दिखा कि लड़की का लाश के साथ कोई संबंध था। सौतेली माँ ने आग में घी डालते हुए कहा, वह तो भूत का बच्चा लिए घूम रही है। अगर ये बात बाहर फैली तो शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। दादी गुस्से में लड़की को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। बेचारी लड़की को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। औरत को सौतेली माँ पीट पीट कर मार डालने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से अचानक खून जैसा तेज लाल उजाला निकला। सिर्फ एक नजर में ही उसने वहाँ मौजूद कई लोगों को जमीन पर गिरा दिया। वे उठ भी नहीं पाए। सौतेली माँ को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वह गुस्से में झाड़न मुर्गी के पंखों वाली छड़ी उठाकर उसे फिर से मारने बढ़ी, मगर सोच भी नहीं पाई कि औरत ने बस हल्के से अपनी उंगली चटकाई। उसके हाथ की तीली माचिस जैसे किसी निशाने पर लॉक हो गई हो, सीधे उड़कर सौतेली माँ की बाह में जा धंसी। खून की धार निकल पड़ी और सब लोग उस डरावनी ताकत को देखकर दंग रह गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला ने बस एक शब्द कहा और उसके सामने खड़े दो लोगों की आत्माएं शरीर से बाहर निकलकर उड़ गईं। उसकी यह हैरान कर देने वाली शक्ति सबकी समझ से बाहर थी, पर किसी को यह नहीं पता था कि इस औरत को यह अकल्पनीय ताकत किससे मिली थी। असल में ये सब उसकी चालाक सौतेली बहन की वजह से हुआ था। कुछ दिन पहले उस सौतेली बहन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर अपनी करतूत छिपाने के लिए वह आधी रात को कुछ लोगों के साथ मिलकर उसका शव एक बोरी में भरकर खाई में फेंक आई। उसे लगा कि सब कुछ पूरी तरह छिप गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस औरत के शरीर से बहता खून पास की एक वृक्ष, एक पुरानी लोई की डाल, बैंत या विलो ट्री ने सोख लिया। अगले ही पल वो पेड़ अचानक एक औरत के रूप में बदल गया। जब उसने जमीन पर पड़ी लाश देखी तो समझ गया कि इसी के खून ने उसे जीवन दिया है। वह औरत वृक्ष की आत्मा तुरंत मंत्र पढ़कर उस मरी हुई औरत की आत्मा को वापस शरीर में बुला लाई। उसने एक शर्त रखी। औरत ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। फिर वृक्ष आत्मा ने अपनी सारी अनजादुई शक्ति और अपना बेआत्मिक स्वरूप आत्मा उस औरत के शरीर में मिला दिया। जैसे ही वह जिंदा हुई, वह बदला लेने के लिए लौट पड़ी। इस बीच चालाक सौतेली बहन अपनी माँ के साथ मिलकर अगले कदम की साजिश रच रही थी, पर तभी उन्होंने देखा वो मरी हुई औरत उनके सामने जिंदा खड़ी थी। ये देखकर चालाक लड़की की आत्मा तक कांप गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सौतेली माँ को तब जमीन पर उसका साया दिखा तो उसे लगा कि ये कोई भूत नहीं बल्कि इंसान है, और वह फिर से हिम्मत दिखाने लगी। वह उसके पास आई और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। जब औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह औरत और ज्यादा क्रूर हो गई। उसने झाड़न उठाई और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। आसपास खड़े रिश्तेदार भी यह सब तमाशा देख रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन उसी वक्त उसके भीतर मौजूद वृक्ष आत्मा की शक्ति पट ने उसका शरीर अपने नियंत्रण में ले लिया। सिर्फ एक नजर से उसने वहाँ मौजूद सबको डर से मूर्छित कर दिया। तभी बड़ा बेटा अचानक सामने आ गया। उसे देखकर दूसरा बेटा डर गया, क्योंकि भाई को जहर वही देता था। बड़ा बेटा सिर्फ दिखावे के लिए मरा था ताकि घर के गद्दारों को पकड़ सके और कंपनी का नियंत्रण सौतेली माँ से वापस ले सके। उसकी योजना में बस एक चीज शामिल नहीं थी, एक पत्नी का अचानक उसकी जिंदगी में आ जाना। लड़की को लगा कि बड़ा बेटा उसके रूप रंग को लेकर उसे नापसंद करेगा, लेकिन उसने कहा कि वह उससे बेहद खुश है। वह तो उसे शेन परिवार की गृह स्वामिनी की पहचान देने वाली कंगन भी देने लगा। सौतेली माँ और उसका बेटा बहू इसका विरोध करते रहे, कहते कि एक अनाथालय में पली बदसूरत लड़की इस घर की मालकिन बनने लायक नहीं। बड़े बेटे ने जवाब में उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रात को खाने में दादी ने घोषणा की, जो पोता पहले उसे परपोता दे देगा वही परिवार का अगला मुखिया होगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़की को अचानक उल्टी जैसा लगा। दादी ने उसकी नाड़ी पकड़ी और तुरंत समझ गई लड़की गर्भवती है। सब दंग रह गए। उस दिन लड़की और बड़े बेटे की पहली बार मुलाकात हुई थी। ये बच्चा कैसे हो सकता है? लड़की खुद भी हैरान थी। सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसे किसी और से बच्चा हुआ है। दूसरे बेटे ने भी झूठ फैलाया कि वह चरित्रहीन है। छोटी बहन ने भी कहा कि वह इतने पुरुषों के साथ घूमती होगी कि उसे पता भी नहीं बच्चे का बाप कौन है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। क्रोधित दादी ने तुरंत विवाह तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया। वह हर हाल में शादी रखना चाहता था। दादी मजबूर हो गई, लेकिन साफ कहा जो असली शेन परिवार का वारिस पैदा करेगा आगे वही इस घर का मालिक होगा। 8 महीने बीत गए। सौतेली माँ ने एक दिन देखा कि लड़की के पेट पर जो निशान है वह ड्रैगन ब्लड मार्क है, जो सिर्फ शेन परिवार की संतान में होता है। उसे पता चल गया कि बच्चा वास्तव में बड़े बेटे का है। वह तुरंत जांच करवाती है और श्मशान वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो हाथ लग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा सचमुच बड़े बेटे का है। लेकिन अगर ये बात दादी को पता चल गई तो उसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर योजना बनाई। लड़की और उसके बच्चे को मार देना होगा। वे दादी के पास पहुंचते हैं और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वीडियो पहले से एडिट किया हुआ था। दादी को सिर्फ इतना दिखा कि लड़की का लाश के साथ कोई संबंध था। सौतेली माँ ने आग में घी डालते हुए कहा, वह तो भूत का बच्चा लिए घूम रही है। अगर ये बात बाहर फैली तो शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। दादी गुस्से में लड़की को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। बेचारी लड़की को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। तभी बड़ा बेटा अचानक सामने आ गया। उसे देखकर दूसरा बेटा डर गया, क्योंकि भाई को जहर वही देता था। बड़ा बेटा सिर्फ दिखावे के लिए मरा था ताकि घर के गद्दारों को पकड़ सके और कंपनी का नियंत्रण सौतेली माँ से वापस ले सके। उसकी योजना में बस एक चीज शामिल नहीं थी, एक पत्नी का अचानक उसकी जिंदगी में आ जाना। लड़की को लगा कि बड़ा बेटा उसके रूप रंग को लेकर उसे नापसंद करेगा, लेकिन उसने कहा कि वह उससे बेहद खुश है। वह तो उसे शेन परिवार की गृह स्वामिनी की पहचान देने वाली कंगन भी देने लगा। सौतेली माँ और उसका बेटा बहू इसका विरोध करते रहे, कहते कि एक अनाथालय में पली बदसूरत लड़की इस घर की मालकिन बनने लायक नहीं। बड़े बेटे ने जवाब में उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रात को खाने में दादी ने घोषणा की, जो पोता पहले उसे परपोता दे देगा वही परिवार का अगला मुखिया होगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़की को अचानक उल्टी जैसा लगा। दादी ने उसकी नाड़ी पकड़ी और तुरंत समझ गई लड़की गर्भवती है। सब दंग रह गए। उस दिन लड़की और बड़े बेटे की पहली बार मुलाकात हुई थी। ये बच्चा कैसे हो सकता है? लड़की खुद भी हैरान थी। सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसे किसी और से बच्चा हुआ है। दूसरे बेटे ने भी झूठ फैलाया कि वह चरित्रहीन है। छोटी बहन ने भी कहा कि वह इतने पुरुषों के साथ घूमती होगी कि उसे पता भी नहीं बच्चे का बाप कौन है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। क्रोधित दादी ने तुरंत
तुरंत विवाह तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया। वह हर हाल में शादी रखना चाहता था। दादी मजबूर हो गई, लेकिन साफ कहा, जो असली शेन परिवार का वारिस पैदा करेगा आगे वही इस घर का मालिक होगा। 8 महीने बीत गए। सौतेली माँ ने एक दिन देखा कि लड़की के पेट पर जो निशान है वह ड्रैगन ब्लड मार्क है, जो सिर्फ शेन परिवार की संतान में होता है। उसे पता चल गया कि बच्चा वास्तव में बड़े बेटे का है। वह तुरंत जांच करवाती है और श्मशान वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो हाथ लग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा सचमुच बड़े बेटे का है। लेकिन अगर ये बात दादी को पता चल गई तो उसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर योजना बनाई। लड़की और उसके बच्चे को मार देना होगा। वे दादी के पास पहुंचते हैं और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वीडियो पहले से एडिट किया हुआ था। दादी को सिर्फ इतना दिखा कि लड़की का लाश के साथ कोई संबंध था। सौतेली माँ ने आग में घी डालते हुए कहा, वह तो भूत का बच्चा लिए घूम रही है। अगर ये बात बाहर फैली तो शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। दादी गुस्से में लड़की को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। बेचारी लड़की को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया।